किस्से नहीं बनाओगे तो कहानी कौन सुनाएगा। ये वक्त है साहब, गुजरता है गुजर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द सर्वेश मिश्रा शो। आज बुलेट पे बैठने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई यूनिक फ्रेम चाहिए था। बुलेट पे तो इसलिए बैठे हैं कि आज की कहानी बिना बाइक के कंप्लीट ही नहीं हो सकती। आज कहानी एक ऐसे शख्स की है जो न नेता है, न अधिकारी है, न उसके पास ढेर सारा पैसा है और ना ही उसके पास पावर है। उसके बाद भी वो हजारों लोगों की जिंदगी में उम्मीद का दीपक है। उसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, जाने कितने मजलूमों को न्याय दिलाया। वो हिंदुस्तान से बाहर भी हो आया है। तुर्की और थाईलैंड में उसे टेक्नीशियन की ट्रेनिंग मिली है और उसे सर्वश्रेष्ठ मिस्त्री होने का अवार्ड भी मिल चुका है। इस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ टेक्नीशियन के रूप में सम्मानित भी किया गया है। इसकी झोली में कई इनाम हैं, लेकिन उसे सजाने के लिए घर में दीवार नहीं है, क्योंकि सही मायने में इसके पास तो घर ही नहीं है। पर हौसला इतना कि चट्टान से भी टकरा जाए। मैं बात कर रहा हूं नोएडा में रहने वाले उपदेश श्रीवास्तव की। वो उपदेश श्रीवास्तव जो पेशे से तो मैकेनिक हैं, लेकिन उनको जानने वाले समाज सेवी कहते हैं। उपदेश, ये सारी कहानी सुन के ये लगता है कि आप दिल्ली कब आए और कैसे आना हुआ, और शुरुआती दिन आपके कैसे थे? मैं दिल्ली में आया था अपने पिताजी के साथ। तब मेरी उम्र तकरीबन 4 साल रही होगी। उस समय नोएडा बस रहा था और यहीं पे जो भी शिक्षा मेरी 8वीं तक मैंने पढ़ाई करी और उसके बाद हुनर सीखने के लिए निकल पड़ा। हुनर सीखने में 2-3 गैरेज मैंने चेंज किए। उसमें कठिनाइयाँ बहुत आई। छोटी उम्र के बच्चे उस समय काम सीखते थे और बगैर एजुकेशन के कोई काम सीखना बहुत कठिन होता है। पुर्जों के नाम क्या होते थे उनको पढ़ना, रिंग पाना, चाबी, पेचकस, टूल, इनके नंबर, बड़ी कठिनाई होती थी। पर जैसे तैसे करके जब उसमें लग गए तो फिर वो सीख लिया। पिताजी क्या करते थे आपके परिवार में? क्या बहुत धनाढ्य थे, मीडियम फैमिली के थे, या गरीबी में थे? किस तरह का परिवार था आपका? पिताजी किसान का काम करते थे, खेती किसानी करते थे। और जब गांव में देखा कि परिवार बढ़ता जा रहा है और आमदनी कम हो रही है, तो पिताजी ने शहर का रुख किया। और शहर में आके जब उनको कोई हुनर तो सीखा हुआ नहीं था, तब उनको लगा कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया था, तो उन्होंने लेबर वर्क के लोगों को जोड़ा और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टरों से बात करके फैक्ट्रियों में जो माल बनता था उसको ट्रांसपोर्टरों के ट्रक में लोड करके दूसरी जगह शिफ्ट कराना, जिसको कहते हैं पल्लेदारी, वो काम शुरू किया। और तकरीबन 2000 लोगों को रोज़गार उन्होंने उस समय दिया। तब मैं छोटा था, यहाँ पढ़ता था। मैं देखता था कि जम्मू तक के, उड़ीसा तक के लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते थे। इतनी आमदनी का जरिया उन्होंने बना दिया था कि जो एक नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं कमा सकता था। फैसिलिटी पिताजी उन लोगों को दिया करते थे कि रहने की जगह और उनको खाने की सुविधा, वो उनको जो भी लोग उनके पास आते थे काम करने, उनको ये फ्री में उसमें इंक्लूड रहता था। अच्छा, अब भी मुझे लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी इतना सब कुछ कर पाना कैसे कर पाते हैं? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि बिना पैसे के कुछ किया नहीं जा सकता। नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है कि पैसा बहुत बड़ी अड़चन आती है, एक रुकावट के रूप में सामने खड़ा हो जाता है कि पैसा नहीं है। ये समस्या बहुत बड़ी विकट है। पर कुछ काम ऐसे भी हैं कि बगैर पैसे के हो जाते हैं, बस उनको करने के लिए एक आपका जज्बा चाहिए। ये कहीं से आप प्रोत्साहित हुए इसके लिए, या खुद से अपने अंदर आया? कैसे अचानक से इन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, जहाँ लोग स्लम से बच के निकलते हैं, भागते हैं कि इनसे वास्ता न पड़ जाए, और आप इनके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे नोएडा बसने के समय से हूँ। तो गांव में जो किसान है उसी का बेटा या वो खुद जब शहर आते हैं तो यहाँ मजदूरी करते हैं, और वही मजदूर इन झुग्गी बस्तियों में रह रहा है। और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं इन लोगों से दूर कैसे भाग सकता हूँ। उपदेश श्रीवास्तव की जो खास बात है वो ये कि उपदेश चाहे कितने भी अभाव में हो, लेकिन उनके दरवाजे पर आने वाला शख्स कभी खाली नहीं जाता। यही वजह है
उपदेश श्रीवास्तव के घर पर भीड़ लगी रहती है। उपदेश श्रीवास्तव मानव सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। जाने कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया बिना ये सोचे हुए कि परिवार का क्या होगा। अब तक उपदेश 50 बार से ज्यादा रक्तदान कर चुके हैं और जाने कितनी बार रक्तदान करने के लिए कैंप लगवा चुके हैं। और अब उपदेश की देखा देखी तमाम लोग उनके राह पर चलना शुरू कर दिए हैं। उपदेश, मैंने सुना है कि आपको अवार्ड बहुत मिले हैं और उसको लगाने के लिए आपके पास दीवार नहीं है। आप फॉरेन तक गए, वहाँ कई ट्रेनिंग लिया आपने, क्या किस तरह की ट्रेनिंग थी और किस तरह के अवार्ड मिले हैं आपको? ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जो बड़ी बड़ी विश्व स्तर की कंपनियां हैं जो समय समय पर चलाती हैं, और इस अवार्ड को पाने के लिए एक क्विज कंपटीशन होता है जिसमें देश से लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से 2 या 3 लोगों को शिखर तक पहुंचने का मौका मिलता है। ऐसी ही एक बहुस्तरीय राष्ट्रीय कंपनी जो मैं समझता हूँ इस राष्ट्रीय नहीं बल्कि वो पूरे विश्व के स्तर पर कंपनी है, ऑयल इंडिया, कैस्ट्रोल ऑयल इंडिया के नाम से। वहाँ पे मैंने एक कुछ कंपटीशन में भाग लिया और मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ मैं अपने आप को, अपने हुनर को सिद्ध कर पाया कि हाँ मैं ये काबिलियत रखता हूँ कि विश्व स्तर की एक प्रतियोगिता में भाग लिया और उसको जीता। और आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। पूरे नोएडा में क्या, पूरे विश्व में आज नाम है। ये जो अवार्ड आपको मिले हैं टोकरी में भर के आपने रखा हुआ है। कुछ तो आपके दीवारों पे दिखते हैं, कुछ फोटोग्राफ दिखते हैं, तो वो टोकरी में क्यों भर के रखा हुआ है? मेरे पास सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे यहाँ ऐसी दीवार नहीं है कि जहाँ पे इतने बढ़िया और महंगे अवार्ड में टांग सकूँ। और मुझे अपने आप पे हंसी आती है कि मैंने इतनी मेहनत करी इन अवार्डों को पाने के लिए, मैं एक दीवार नहीं बना पा रहा हूँ कि जिस पे ये टांग दूँ मैं। ऐसा क्यों? बहुत लोगों के घरों में तो आपने दीवार बनवाई है। हाँ, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति रहती है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं अपनी कमाई का 20 से 25% तो जनसेवा में लगा देता हूँ और बाकी बच्चों की पढ़ाई है, रोज़ के खर्चे हैं, तो इतना नहीं बच पाता है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा बना पाऊँ। तो जैसे गुजारा चल रहा है, ईश्वर जब चाहेगा तो दिवालें भी होंगी, घर भी होगा। तो कभी इसको लेके बच्चे या आपकी जो पत्नी है वो ये नहीं कहती कि लोगों की ज़िंदगी इतनी बेहतर है और गाड़ी है, तमाम चीज़ें, अच्छा घर है, आप इतने दिनों से हो, आपके पास भी इतने तमाम लोग आते हैं, सरकार की योजनाओं के लिए, दूसरों के लिए लाभ देते हो, आप कुछ अपने लिए करो, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, मेरे मिसेज ने भी बहुत संघर्ष किया है। मैंने आपको बताया मैं 8वीं तक पढ़ाई करी मैंने, और मेरी मिसेज भी 8वीं तक ही पढ़ी हुई थी। घर पे आने के बाद जब हमने बात करी कि भाई बेटे को आगे पढ़ाना है और अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए ग्रेजुएशन होना कंप्लीट बहुत ज़रूरी है, तो मिसेज को 8वीं क्लास से पढ़ना शुरू किया तो उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा कि 1-1.5 साल के बच्चे को छोड़ के पेपर देने जाना है और बच्चे को फिर 1-1 महीना तक मैं संभालता था यहाँ, और मिसेज अपना पेपर देने के लिए कहीं सेंटर दूर पड़ा हुआ है, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो इसलिए वो समझती है कि मेहनत क्या चीज़ है और लालच क्या चीज़ है। तो लालच नहीं है उनको किस चीज़ का कि हाँ ये सब जल्दी हो जाए, पर इंतज़ार ज़रूर है। उपदेश श्रीवास्तव को झुग्गी झोपड़ी वाले मसीहा मानते हैं। वो इसलिए कि जहां लोग स्लम से बच के निकल जाते हैं या उसमें जाना ही नहीं चाहते, वहीं उपदेश झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, अब तक 400 से ज़्यादा उनके बच्चों को स्कूल भेज चुके हैं, यानी कि 400 घरों में वो शिक्षा का अलग जगा चुके हैं। दिल्ली में आने वाले मजदूर और गरीब लोगों के बच्चों को नोएडा और दिल्ली के स्कूलों में उपदेश एडमिशन दिलवाते हैं और 400 से ज़्यादा लोग अब तक एडमिशन पा चुके हैं। जब बच्चे हाई स्कूल पास कर जाते हैं तो उपदेश की कोशिश होती है कि इन बच्चों को किसी न किसी स्किल की ट्रेनिंग दे करके उन्हें रोजगार दिया जाए, और जाने कितने बच्चों को अब तक उपदेश विदेश भेज चुके हैं। मैंने सुना है कि 400 से ज़्यादा बच्चों को आपने दाखिला दिलवाया है स्कूल में, नोएडा के स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में। शिक्षा को लेकर आप काफ़ी काम कर रहे हैं, क्या किस तरह की शिक्षा है वो, और किन बच्चों को आपने दिलवाया, कहाँ उनको एडमिशन दिलवाया? देखिए, मैं इस समय जहाँ पे अपना ये वर्कशॉप चला रहा हूँ ये एक स्लम एरिया है, और स्लम एरिया में सैकड़ों बच्चे हैं जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, और
पास में ही वसुंधरा एन्क्लेव दिल्ली का एरिया है। यहाँ पढ़ाई अपने उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं इनसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी है, और वहाँ बच्चे एक टाइम टेबल भी सही सीखते हैं। ड्रेस की जो स्थिति है उनकी बहुत अच्छी रहती है। मैंने यहाँ यूपी गवर्नमेंट में भी देखा है कि बच्चे जाते हैं बस सो के उठे और चल दिए, पर दिल्ली के स्कूलों में कुछ थोड़ा सा खास है। स्कूल में शिक्षा का स्तर जो है ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो बच्चे के पास डॉक्यूमेंट हैं उसको मैं दिल्ली के स्कूल में एडमिट करा देता हूँ। प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए भी उसका मदद करने का पूरा प्रयास रहता है। इसमें वहाँ के कई टीचर हैं और कई लोग हैं जो जन समाज सेवा करते हैं, तो वो मेरी मदद कर देते हैं और मैं इन बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन के लिए भेजता हूँ। और उच्च शिक्षा में ये है कि जो बच्चे 12वीं तक पढ़ाई कर चुके हैं, 10वीं कर चुके हैं, उनको ITI के माध्यम से या PMKY जो स्किल डेवलपमेंट योजना है गवर्नमेंट की, उसके माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उपदेश श्रीवास्तव एक ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप के संस्थापक हैं और वो अपने काम में इतने माहिर हैं कि एक बहुदेशी कंपनी यानी कि कई देशों में काम करने वाली कंपनी उपदेश को थाईलैंड और टर्की में ले जा करके टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दे चुकी है और बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। इतना ही नहीं, उस कंपनी ने उपदेश के फोटो और पोस्टर नोएडा के सड़कों पे लगवाए थे, इसलिए कि उपदेश उनके ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर थे। इतना ही नहीं, कंपनी द्वारा टर्की और थाईलैंड में बुलाकर एडवांस प्रशिक्षण भी दिया गया। अब उपदेश अपने वर्कशॉप में बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देकर विदेश तो भेजते ही हैं, और उपदेश के सिखाए हुए बच्चे अब तक कई जगहों पर अपना इंस्टीट्यूट खोल चुके हैं या फिर अपना वर्कशॉप खोल चुके हैं और कई देशों में भी जाकर वो काम कर रहे हैं। आप बाहर गए थे और सुना है कि अब अपने बच्चों को ट्रेंड करके आप बाहर भेजते हैं। आपके तमाम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना गैराज खोल रखा है, अपना वर्कशॉप खोल रखा है, तो क्या कुछ लोगों को बाहर भेजने में सफल हो पाए? कितने बच्चे होंगे जो अपना काम करते हैं? मैंने कभी गिनती नहीं गिनी, पर हाँ 28 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ काम सीखा। काम सीखने के बाद ITI से डिप्लोमा किया और वो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद वो लोग उनको अच्छी कंपनी में जॉब मिली और वो बाहर चले गए। बाहर का मतलब ये नहीं कि यहाँ से उनका लिंक ही टूट जाए, यहाँ से लिंक रहता है और यहाँ की जो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती हैं उनको ठीक करने के लिए वहाँ लोग चाहिए होते हैं। और कुछ बच्चे तो वहाँ ट्रेनर बन चुके हैं अफ्रीका जैसे द्वीप में, जैसे अंगोला है, जाम्बिया है और युगांडा है, लुमुसाम्बी है और अंगोला, कांगो और कीनिया, नाइजीरिया, ऐसी जगह पे जहाँ बहुत गरीबी है। उन देशों में मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ से ज़्यादा गरीबी है। वहाँ पे यहाँ के बच्चे जाके वहाँ के लोगों को काम सिखा रहे हैं और उनका जो काम करने का जो तरीका है यहाँ के तरीके से बहुत अंतर था। आज वो लोग इंडियन तरीके से काम कर रहे हैं और इंडिया की लोगों की एक खासियत है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के काबिल ये लोग समझे जाते हैं, इसीलिए इनकी वहाँ डिमांड है। तो इनको बहुत मान सम्मान वहाँ मिल रहा है और अपना घर के लिए जो अर्निंग कर रहे हैं, हमारे इंडिया के लिए जो डॉलर कमा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। वैसे तो ये सब काम सरकार के नुमाइंदों का है। कितना अच्छा होता कि हर आदमी अपना काम बखूबी करता तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाती। लेकिन उपदेश श्रीवास्तव अपनी जिंदगी को इन झुग्गी झोपड़ी वालों के नाम समर्पित कर चुके हैं। यही वजह है कि नोएडा के सेक्टर 7, 8, 9 व 10 के झुग्गी झोपड़ियों के हजारों लोग उपदेश को अपना हीरो मानते हैं। अब तक उपदेश 100 परिवार से ज़्यादा लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत कनेक्शन दिलवा चुके हैं, जिसमें 45 परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिलवाने का काम किया है और लगभग 1000 लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड बनवा चुके हैं। उनके घरों तक बिजली और पानी पहुंचा चुके हैं। मैंने सुना कि आपने झुग्गी की रूपरेखा बदल दी, उसमें रास्ते बनवा दिए, नालियां बन गई, शौचालय बन गए, लोगों को बिजली के कनेक्शन मिल गए, गैस कनेक्शन हो गया, वोटर ID कार्ड मिल गया। क्या क्या किया आपने लोगों के लिए? इसमें खाली मेरा ही हाथ नहीं रहा है, मेरे साथ में सहयोग में NGOs रहे हैं और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं। एक टीम बनाकर काम किया गया। जिन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं थे और उनको यहाँ 5 साल से ज़्यादा समय हो गया रहते हुए, तो जो 5 साल तक अगर कोई रह लेता है जहाँ और उसका एक मौलिक अधिकार है कि वहाँ पे वो वोटिंग करे,
तो उनके पहचान पत्र बनवाए गए, और जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं थे उनके राशन कार्ड बनवाए गए, जिनसे उनको अपना जीविका चलाने में बहुत सहयोग मिलता है। और रही बात गैस सिलेंडर की, तो प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई तो उसमें पात्र लोगों का चयन करके उनको सिलेंडर दिलवा दिए गए। और विद्युत मीटर की बात रही तो ये सौभाग्य योजना के तहत एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, तो इसमें उनको बिजली के मीटर निःशुल्क मिल गए, और निःशुल्क मीटर के साथ साथ खंबे तक से और घर तक की केबल भी मुफ्त मिली, और घर पे उनके इंस्टॉलेशन भी किया गया। तो इससे परिवारों को बहुत लाभ मिला है और लोग खुश हैं। उपदेश के जीवन का मकसद है कि किसी भी तरीके से समाज को बेहतर बनाया जाए, स्वच्छता फैलाई जाए, लोगों को हेल्दी बनाया जाए। यही वजह है कि उपदेश सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर लोगों के लिए शौचालय बनवाने का काम करते हैं। स्वच्छता बनी रहे इसलिए जगह जगह इसके लिए वो अपनी टीम भी लगाते हैं, और अब तक प्रशासन के सहयोग से कई शौचालयों का निर्माण करवा चुके हैं। रोज सुबह 4 बजे से उठकर अपने टीम के साथ लोगों को खुले में शौच करने से रोकते हैं, और श्रम में बाहर से आए अशिक्षित लोगों को शिक्षित तथा जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आती, अगर हिम्मत हो तो कुछ भी किया जा सकता है, बशर्ते त्याग करने को तैयार रहें। ऐसी तमाम कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और हम आपको बताते रहेंगे कि कभी भी अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो संसाधन आड़े नहीं आ सकता। और अंत में एक बार फिर से यही कहूँगा कि किससे नहीं बनाओगे तो कहानी कौन सुनाएगा। ये वक्त है साहब, गुजरता है गुजर जाएगा।